Hello learners, I am Dr. Usha Chahal, Assistant Professor of Commerce from Government PG College Ambala Kent. इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ चार्ज। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बेसिस ऑफ चार्ज का अर्थ होता है कि किस आधार पर पर्टिकुलर इनकम को इस हेड में लिया जाएगा या किस आधार पर किसी इनकम को इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए कंप्यूट किया जाएगा। तो इसका आंसर है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 हमें ये बताता है कि असेसी को यदि किसी हाउस से, बिल्डिंग से, बंगलो से या गोदाउन से किसी भी प्रकार की इनकम प्राप्त होती है तो उसको इस हेड के अंडर असेसेबल किया जाएगा। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बिल्डिंग से या उसके साथ लगी अटैच्ड लैंड से भी हो सकती है। असेसी उसका मालिक होना चाहिए। प्रॉपर्टी असेसी के द्वारा उसके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट ये है कि अगर असेसी को किसी लैंड से इनकम प्राप्त होती है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर होगी, इस हेड के अंडर ट्रीट नहीं होगी। अगर लैंड किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, जैसे प्लेग्राउंड, कंपाउंड, किचन गार्डन या कोर्ट यार्ड, तो वह बिल्डिंग का हिस्सा मानी जाएगी। अगर कोई लैंड नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, जैसे कार पार्किंग स्पेसेस, प्लेग्राउंड, कनेक्टिंग रोड्स या ड्राइंग ग्राउंड्स, तो वो भी उसका हिस्सा मानी जाएगी। असेसी वो व्यक्ति है जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए ओनर माना जाएगा। ओनर प्रॉपर्टी का वो माना जाता है जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है तो ये मॉर्गेजर होगा जो कि ओनर माना जाएगा, ना कि मॉर्गेजी। डीम्ड ओनर को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ सिचुएटेड अब्रॉड, ये सिर्फ टैक्सेबल होगी रेजिडेंस के केस में। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कोनर्स, तो इसको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस क्या हैं? बिल्डिंग या स्टाफ क्वार्टर्स अगर एम्प्लॉयज़ को या किसी अन्य व्यक्तियों को एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए हैं या लेट आउट किए गए हैं। ये लेट आउट इसलिए किए गए हैं ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं या अन्य व्यक्ति अपने काम पर, अपने वर्क प्लेस पर टाइमली पहुंच सकें। और यदि एम्प्लॉयर किसी तरह का किराया इनसे वसूलता है या रिसीव करता है तो वह इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट होगा, इस हेड के अंडर ट्रीट नहीं होगा। अगर कोई बिल्डिंग किसी अथॉरिटीज़ को लाइक बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, टेलीकॉम ऑफिसेज के लिए किराए पर दी गई है तो जो भी इनकम प्राप्त होगी रेंट के रूप में, चाहे वो मंथली हो चाहे वो लमसम हो, उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा, इस हेड के अंडर ट्रीट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आता है कॉम्पोजिट रेंट। अगर एसएससी ने बिल्डिंग के साथ अन्य एसेट्स को भी लेट आउट किया हुआ है, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर या कोई अदर एसेट्स किराए पर दिए हुए हैं और ये किराया जो है सेपरेट नहीं हो सकता, यानी बिल्डिंग के किराए को एसेट्स के किराए से अलग नहीं किया जा सकता, तो उस केस में ये कॉम्पोजिट रेंट माना जाएगा और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर टैक्सेबल होगा, ना कि इस हेड के अंडर। लेकिन अगर वह किराया यानी बिल्डिंग का किराया और अन्य एसेट्स का किराए को अलग किया जा सकता है तो बिल्डिंग के किराए को इस हेड के अंडर यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट होगा और एसेट्स के किराए को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट करेंगे। अगला फोर्थ पॉइंट है पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। आपने सुना होगा कि आजकल एक शहर से दूसरे शहर में स्टूडेंट्स या जो लोग काम करते हैं, वर्किंग क्लास है, वो जाती हैं और अगर किसी एसएससी को या ओनर को किसी तरह की इनकम इस पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन को किराए पर चढ़ाने के बाद होती है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस मानी जाएगी, इस हेड के अंडर ट्रीट नहीं होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हम दो केसेस में कैलकुलेट करेंगे, एक तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए और दूसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम लेट आउट का केस डिस्कस करेंगे। एनुअल वैल्यू का अर्थ होता है कि यदि बिल्डिंग को या हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर साल भर साल अगर हम किराए पर चढ़ा देते हैं तो हमें कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ये एक तरह से नोशनल इनकम होती है या एनुअल इनकम होती है। डेफिनेशन क्या है एनुअल वैल्यू की अंडर सेक्शन 22?
एनुअल वैल्यू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में ये मानी जाएगी। पहला नंबर है सम फॉर विच द हाउस प्रॉपर्टी माइट रिजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी अगर हम किराए पर चढ़ाने के लिए सोचते हैं और हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी से हमें कितना इनकम प्राप्त हो सकती है यदि हम उसको किराए पर चढ़ा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने एक पोर्शन को, घर के एक पोर्शन को किराए पर चढ़ाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इस पोर्शन का 6,000 तो कम से कम मंथली रेंट मिल ही जाएगा, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। और जब मैं बी पॉइंट के अकॉर्डिंगली जब मैं उस प्रॉपर्टी को किसी को एक्चुअल में टेनेंट को किराए पर देती हूँ तो मैं उनसे बार्गेनिंग करके मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं तो अपना घर जो है 7,000 किराए पर दूंगी, तो वो एग्री हो जाते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट जो है वो मुझे एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। लेकिन किसी वजह से वो टेनेंट 10 महीने के बाद मूव हो जाता है, कहीं और मूव हो जाता है, ट्रांसफ़र हो गई या वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो उस केस में मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे साल का किराया जो है वो प्राप्त होगा, लेकिन वो 10 महीनों के बाद मूव हो गया तो मुझे सिर्फ 10 महीनों का किराया ही मिलेगा। तो इस केस में एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो सकता है। यानी वो कम होने की वजह वैकेंसी हो सकता है, यानी मेरा घर खाली रहा तो कम हो गया, या कोई अन्य रीजंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे हम GAV भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करेंगे। उसको एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के लिए हमें फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू का कंपैरिजन करना होगा। इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वो हम एक साइड पर लिख लेंगे। नंबर 2 पॉइंट में हम जो भी हमारे पहले पॉइंट में रिज़ल्ट आया उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे। दोनों में से जो भी कम होगा वो हम साइड पर रख लेंगे। बी पॉइंट में हम एक्चुअल रेंट देखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, और इसका कंपैरिजन यानी एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन हम एक्चुअल रेंट के साथ करेंगे। दोनों में से जो भी अधिक होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट भी हो सकता है अगर एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट हो सकता है अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा, एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट इज़ लेस दैन एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम हुआ तो हम एक्चुअल रेंट ही लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट हो सकता है अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट की वजह से। अनरियलाइज्ड रेंट अभी हम इसके बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट भी हो सकता है जब एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है किसी और वजह की वजह से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंटल वैल्यूज़, कई तरह के रेंटल वैल्यूज़ हो सकते हैं, जैसे एक्चुअल रेंट, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल रेंट की। एक्चुअल रेंट वो रेंट होता है जो कि एसएससी या ओनर को एक्चुअल में प्राप्त होता है अपने किराएदार से। अगर एसएससी किसी तरह की बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को अन्य एसेट्स के साथ किराए पर चढ़ाता है तो और टेनेंट जो है कॉम्पोजिट रेंट पे करता है, तो उस कॉम्पोजिट रेंट में से अन्य एसेट्स के रेंट को माइनस करके जो भी बैलेंस अमाउंट बचती है वो बिल्डिंग का किराया माना जाएगा। अगर किसी तरह के लोकल टैक्सेस या रिपेयर या कोई इंटरेस्ट ऑन एडवांस डिपॉजिट पर टेनेंट किसी तरह का कोई भुगतान करता है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। दीज आर नॉट टू बी एडेड। कई बार कॉस्ट ऑफ कॉमन फैसिलिटीज़ को भी ऐड किया जाता है, जैसे लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस, सैलरी कॉमन गार्डनर की, वॉचमैन, लाइटिंग ऑफ कॉमन स्टेयर्स, कॉरिडोर्स की, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर ये एसएससी द्वारा बियर किए जाते हैं या भरे जाते हैं और रेंट में शामिल होते हैं तो इस तरह की कॉस्ट को एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दिया जाएगा और बैलेंस जो भी अमाउंट आएगी उसे रियल रेंटल वैल्यू कहा जाएगा। When the cost of these facilities is charged separately by the owner, it is treated under other head or source of income। यदि ओनर इनका भी किराया जो है किराएदार से चार्ज करता है तो इसको हम अन्य स्रोतों की इनकम में शामिल करेंगे। नंबर 2 है फेयर रेंटल वैल्यू।
ये जो है इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है कि हमारी सिमिलर लोकेलिटी में या सिमिलर टाइप ऑफ लोकेलिटी में सिमिलर टाइप ऑफ अकोमोडेशन में किसी को कितना किराया मिल रहा है। लाइक अगर मैं देखूं कि मेरे पड़ोस में अगर कोई अपने मकान को किराए पर चढ़ाता है, तो अगर उसे मान लो 5,000 रुपया किराया मिल रहा है, तो मैं ये एज्यूम कर लूँगी कि अगर मैं अपने मकान को किराए पर चढ़ाती हूँ तो मुझे इसके आसपास ही किराया मिल सकता है। तो उसे हम फेयर रेंटल वैल्यू कहते हैं। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए लोकल अथॉरिटी के द्वारा ये डिटर्मिन की जाती है। लोकल अथॉरिटी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड। ये पीरियडिकल सर्वेस करती हैं प्रॉपर्टीज़ का, और उसी आधार पर ये लोकल टैक्सेस भी इम्पोज करती हैं। सर्वे में जो भी रेंटल वैल्यू ये इनके द्वारा फिक्स की जाती है, वही टैक्सेस को इम्पोज करने का भी क्राइटेरिया होता है। तो रेंटल वैल्यू जो भी लोकल अथॉरिटी द्वारा फिक्स की जाती है, उसे हम म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू कहते हैं। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स किया जाता है। जहाँ भी ये जिस स्टेट में भी एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर ये लागू होगा। अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेड रेंट। ये दो सिचुएशंस में जो है इसको हम निकालेंगे, जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है और जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं है। तो वेयर स्टैंडर्ड रेंट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट बिल्डिंग का माना जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये स्टैंडर्ड रेंट लागू होता है या फिक्स किया गया है, तो सबसे पहले हम जो है पहला वाले पॉइंट के साथ स्टैंडर्ड रेंट का कंपैरिजन करेंगे। यानी पहले हम ये देखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो अधिक होगा उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट के साथ किया जाएगा, और इन दोनों में से जो भी कम होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट बिल्डिंग का माना जाएगा। याद रखिए, एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम बेशक हो सकता है। रिडक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस। लोकल अथॉरिटी कई तरह के टैक्सेस इम्पोज करती है, लाइक म्यूनिसिपल टैक्स, सर्विस टैक्स एट्सेट्रा। ये असेसी या ओनर या ऑक्यूपायर के द्वारा पे किए जाते हैं। ये किसी भी रूप के हो सकते हैं, जैसे हाउस टैक्स हो सकता है, फायर टैक्स हो सकता है, वाटर टैक्स हो सकता है, सैनिटेशन टैक्स, सीवरेज टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स, एजुकेशन सेस, या किसी और अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, जो कि लोकल अथॉरिटी द्वारा इम्पोज किया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी किसी प्रकार के टैक्सेस लगाती हैं, उस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाए जाते हैं, तो उसकी डिडक्शन ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आता है अनरियलाइज्ड रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट्स के लिए। तो अनरियलाइज्ड रेंट किसी प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है कि अगर मकान मालिक ने किसी तरह की प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट की हुई है, और उसने उसे किसी महीने का किराया अगर वसूल वो नहीं कर पाता या उसे वो किराया प्राप्त नहीं हो पाता, तो द पोर्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल रेंट रिसीव्ड। तो जितना भी उसे रेंट एक्चुअल में प्राप्त होता है, उसमें से वो अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर सकता है। अनरियलाइज्ड रेंट जो है इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एनुअल वैल्यू। ये एनुअल वैल्यू का हिस्सा नहीं होगा अगर रूल 4 की कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाता है। रूल 4 की कंडीशंस क्या हैं कि टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है उसने घर को खाली कर दिया है, या उससे घर खाली कराने के लिए ओनर ने काफ़ी एफर्ट्स किए थे और अपने घर को खाली करवा लिया गया है। टेनेंट ने ओनर की किसी अन्य प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है। ओनर ने घर को खाली कराने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया, और फिर भी वह किराया जो है वो टेनेंट से निकलवा नहीं पाया, और असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ओनर के इतने एफर्ट्स के बावजूद भी वो किराया वसूल ना कर सका। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। डिटर्मिन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेस। रेंटल वैल्यूज दी हुई हैं और 4 केसेस लिए हुए हैं, A, B, C, D। ये 4 सिचुएशंस हमने ली हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू पहले केस में
1 लाख है, दूसरे केस में 80,000 है, तीसरे केस में 60,000 है और चौथे केस में 50,000 है। फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई है या फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है और म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले हम ये कहेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले जैसे कि अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया, हमें एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें पहला पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा, यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा फेयर रेंटल वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू, दोनों में से जो भी ज़्यादा। तो पीछे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें 1 लाख और 1,20,000 दिया हुआ है, इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 1,20,000। ऐसी 80,000 और 70,000 में से ज़्यादा कौन सा है? 80,000। फिर 60,000 और 66,000 में 66,000, 50,000 एंड 45,000 में 50,000 हम ले लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, जो भी पहले पॉइंट में ज़्यादा आया उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड रेंट ना दिया होता फिर हम इसके साथ कंपैरिजन नहीं करते, फिर हम पहले पॉइंट का कंपैरिजन एक्चुअल रेंट के साथ ही कर लेते। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि जो भी हमारे पास पहला पॉइंट आया उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे, यानी 1,20,000 या 1,30,000 दोनों में से जो भी कम हो, यानी 1,20,000। 80,000 और 65,000 दोनों में से कम कौन सा है? 65,000। 66,000 और 64,000 तीसरे केस में, तो ये 64,000 कम है तो वो हम लिख लेंगे। 50,000 और 52,000, तो 50,000 जो है हमारा आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास 1,20,000, 65,000, 64,000 और 50,000 आ गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट को हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्वेश्चन में से देखकर, और अब हम कंपैरिजन करेंगे 1 और 2 का, यानी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो हम लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही वैकेंसी का केस है ना ही अनरियलाइज्ड रेंट का केस है। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में ज़्यादा कौन सा है? पहले केस में, ए के केस में जो है 1,32,000, बी के केस में 1 लाख, सी के केस में 64,000, डी के केस में 60,000। इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो माइनस करेंगे। तो एज इट इज़ हम क्वेश्चन में से लिख लेंगे पहले 12,000, 10,000, 8,000 और 5,000। इन दोनों का डिफरेंस यानी GAV में से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे तो रिजल्टेंट फिगर जो आएगी वो हमारी एनुअल वैल्यू होगी, यानी GAV में से माइनस कर दिए म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो ये रिजल्ट आएगा 1,20,000, 90,000, 56,000 और 55,000। रिमेनिंग पार्ट of this chapter will be covered in next video. Thank you very much. Subscribe my channel and like this video. पढ़िए और आगे बढ़िए. Thank you.